नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं की सेट नंबर 1। आपको बता दूं कि आपका जो दिसंबर में फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका मॉडल पेपर जैक ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो उसका मैं आज क्लास 10वीं की विषय विज्ञान, ठीक है, उसका मैं मॉडल सेट नंबर 1 आज मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो समय आपका एग्ज़ाम में रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का और पूरा अंक पूर्णांक जो रहेगा 40 अंक का होगा। ठीक है, इससे पहले कुछ निर्देश दिया गया है, इसे पढ़ लेना अति आवश्यक है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी प्रश्न का उत्तर देने हैं। कुल 40 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि 40 प्रश्न है तो 40 अंक ही दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस वाला आपका जो होगा प्रश्न होगा। सही विकल्प का चयन भी करना है। उत्तर गलत होने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तो बताइएगा नीचे चैट बॉक्स में। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, करेक्ट। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना, अपरिवर्तित की बात हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, उसके साथ ही आते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस। आपको ये सब पहले बता दिया गया है, आप अपने आप में ये सेंस लगाकर आप इसे बना सकते हैं। उसके साथ ही अगला प्रश्न है 5वां कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार या आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण हो जाएगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 6 जो कि है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके अभी तक 2 ही नियम हैं। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 7वां दिया है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो F बराबर आपने सुना होगा R/2 होता है, तो इस पर हम करेंगे। R का मान 50 दिया हुआ है, बटे 2 कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद आते हैं अपने प्रश्न नंबर 8वें की ओर, जो कि कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ये लगभग सब बराबर ही होते हैं, 1 डायोप्टर हो जाएगा। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 9 जो कि है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, तो क्या होती है हमेशा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वो होता है हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू होता है। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 10 प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है, जल में कम, वायु में भी ज़्यादा, कांच में भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 11 जो कि है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इससे आपको ज्ञात करने के लिए है P बराबर 1/f का एक फार्मूला होगा। इस फार्मूले से आप अगर सिद्ध करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 12 जो कि है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डायोप्टर। ओके, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 13 जो कि है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, किस चीज़ में सर्वाधिक होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 14 जो कि है अब बायो स्टार्ट होता है यहाँ से
दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऐसा कौन सा नीचे क्रिया दिखाया गया है जो ऊष्माक्षेपी है। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा श्वसन। सुने ना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोला जाता है। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 15 जो कि दिया है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 16 जो कि है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 17 दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, उपचयन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का वृद्धि होता हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है कार्बन, इस कार्बन का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें किसका मतलब हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके साथ ही आते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की ओर जो कि दिया है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ये पूरी तरीके से संतुलित किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। एक मिनट यहाँ से। उसके साथ ही दिया है प्रश्न संख्या 19 जो कि है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विस्थापन का कार्य हो रहा है, यानी कि Pb यहाँ पे अकेला है। ठीक है, Pb क्या है, यहाँ पे अकेला है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे Cu और Cl2 एक साथ हैं, लेकिन क्या होता है कि Pb और Cl2 एक साथ होकर और Cu को विस्थापित कर देते हैं। इसलिए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि विस्थापन। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 20 जो कि दिया हुआ है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ये गंधीय सूचक यहाँ पे बताया गया है। तो ये सभी सूचक हैं, बट जो गंधीय सूचक है वो हो जाएगा आपका प्याज। ठीक है, उसके साथ ही आते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर जो कि है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिसको अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये प्रश्न गलत करके आओगे, इसलिए आपको याद होना ज़रूरी है। जिसका होता है CaSO4.1/2H2O जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके साथ ही आते हैं अपने प्रश्न संख्या 22 की ओर जो कि है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको व्यंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही चीज़ होता है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ओके, उसके साथ ही अगला प्रश्न दिया है 23 जो कि एक चित्र दिया गया है जिसमें बोला है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो पहले आइए चित्र को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिएगा H2O का तोड़ने का काम हो रहा है। इसमें कैथोड है, रबड़ है, डॉट जल, ठीक है, हाइड्रोजन, प्लास्टिक का मग है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बैटरी भी है, इसमें करंट भी प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियोजन अभिक्रिया ये हो रही है। ठीक है, उसके साथ ही आते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर जो कि दिया है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 25 जो कि है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। ठीक है, तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे ध्यान से कि H+ और OH- आयन के सांद्रण में कमी हो जाती है। ठीक है, तब उसे तनुकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो तनुकरण अभिक्रिया में होने वाला प्रोसेस है वो यही है, ऑप्शन नंबर सी, H+ और OH- आयन की सांद्रण में कमी हो जाती है। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 26 जो कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश के कारण वियोजन अभिक्रिया उसमें होती है। तो ये हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 27 जो कि है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। और देखिएगा यहाँ से बायो स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने पीछे बोला था वहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था। ओके, उसके
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो आपको बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद। ओके, उसके साथ ही प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया हुआ है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्त रस करता है, तो पित्त ही हो जाएगा मेन। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 29 जो कि है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, तो अमरबेल तो परजीवी है, कवक भी, अमीबा, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 30 यानी कि 30 जो कि कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, नीलय और अलिंद, आपको बताया जा चुका है वीडियो में। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 31 जो कि है शोषण वर्णक किसे कहते हैं, यानी कि शोषण वर्णक क्या है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। ओके, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 32 यानी कि 32 जो कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है उसका क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये जो संपन्न होता है वो किडनी, जिसे ब्रिक या गुद्दा भी कहा जाता है, इसी के कारण क्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 33 है जो कि ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है फ्रेंड्स अपोहन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 34 जनन की मूल घटना क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रतिकृति बनना। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 35 जो कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइए थोड़ा सा चित्र को समझ लेते हैं। देखिएगा इसमें बहुखंडन का रूप हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुखंडन। उसके साथ ही प्रश्न संख्या 36 जो कि है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो ये तो हर एक बच्चे को पता है कि इसे निषेचन कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 37 जो कि है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो लड़कों में जो लैंगिक हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, इसी से यौनारंभ की लक्षण का पता चलता है। ओके, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 38 जो कि है सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए कि 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, उसके साथ ही प्रश्न संख्या 39 जो कि है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा मीथेन। उसके साथ ही प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी कि 40 जो कि दिया है महासागरीय तापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको करना है कमेंट और हमें बतानी है। ठीक है, अगर आपका 10 लोगों का कमेंट अगर सही आता है तो मैं पिन अप कर दूंगा और वहाँ से आपका जो कमेंट बॉक्स होगा वो आपको मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को इस सेट टू नंबर 1 को हमने ख़त्म कर दिया और आई होप दैट आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द घंटे 2 घंटे के अंदर एक और वीडियो आने वाली है जो कि सेट 2 का अध्ययन होगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।